नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात है सन 2015 की। 2015 में जब मैंने पहली बार यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, शाम का वक्त था, शाम को रिजल्ट आना था। इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट आना था, वेट कर रहे थे। रिजल्ट आता है, सिलेक्शन नहीं होता है, मूड बहुत खराब होता है। अब अगले दिन नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर पे जो टॉपर्स आए होते हैं उनकी फोटोज छपी होती हैं, कुछ के इंटरव्यूज भी छपे होते हैं। अब चूंकि रात में रिजल्ट आया था, मूड बहुत खराब था, तो थोड़ा सा मन को कहते हैं ना कि थोड़ा सा बहलाने के लिए मैंने उन देखा कि कौन टॉपर बना है, क्या बना है, तो देखने लगा मैं। तो एक टॉपर के फोटो पे नजर गई, मैंने कहा उसका इंटरव्यू भी पढ़ लेते, क्या इसने बताया है। कुछ सवाल रिपोर्टर ने पूछे थे। रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि भाई आपने कौन सी किताबें पढ़ी है पीसीएस के लिए, पीसीएस टॉपर बनने के लिए। अब टॉपर का मतलब यहाँ मकसद रैंक नंबर 1 नहीं है, 4 5 10 जो लोग जिनसे इंटरव्यू लिया जाता है उनमें से कोई एक था। यहाँ मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगा यह मामला। अब जो टॉपर ने इंटरव्यू में बताया, उसने बोला कि मैंने घटना चक पढ़ा और उससे मैं हो गया। अब मुझे लगा कि यार ये तो अजीब सी बात है कि एक व्यक्ति, ये टॉपर है, वो ये कहे कि सिर्फ घटना चक पढ़ा और उससे वो टॉप कर गया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, घटना चक्र अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, ठीक है, आप उससे पीरी विरी में हेल्प मिल जाती है, निकल जाता है पेपर, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि 5-6 लाख लोग दे रहे हैं पेपर, और उसमें आप प्री निकालो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू निकालो, और उसके बाद आप बोलोगे मैंने सिर्फ घटना चक पढ़ी है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि यार क्या अजीब सी बात कर रहा बंदा यार ये। खैर, फिर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं छोड़ दिया। 2-4 दिन के बाद क्या हुआ कि पेपर में खबर आती है कि कुछ दाल में काला दिखाई दिया है कुछ लोगों को, कुछ अथॉरिटीज को कुछ दाल में काला दिखाई दिया है। अच्छा, ये बात होते हुए कुछ महीना 2 महीना हो चुका था, मैं यहां बताना चाहता हूं। और कुछ जो पीसीए सेलेक्टेड हैं वो संदेह के घेरे में आ गए हैं और उनके खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। सन 2015 में उस समय की सरकार ने पीसीएस परीक्षा में धांधली के लिए एक सीबीआई की जांच का ऑर्डर दिया। सीबीआई की जांच होती है, वो एक टीम बनती है, सीबीआई की जांच इसमें की जाती है, सीबीआई जांच करती है और बहुत सारी चीजें निकल जाती है जो पेपरों में निकल के आता है। क्योंकि पेपरों के माध्यम से मैं इसे फॉलो कर रहा था कि लगभग 100 से ज्यादा ऐसे पीसीएस थे जो संदेह घेरे में थे। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गड़बड़ थे, लेकिन सीबीआई को संदेह था और उन्होंने, सीबीआई वालों ने इन्हें कॉल किया था कि आप आके अपना स्टेटमेंट दर्ज कराएं। अब ये 2015-16 के टाइम पर ये सब बातें बहुत ज्यादा रही होंगी, और आप में से जितने लोग जो पुराने स्टूडेंट होंगे कहीं ना कहीं उस बात को जानते होंगे बात को। सीबीआई की जांच होती है, उस जांच के दौरान एक मुद्दा उठता है स्केलिंग का, कि स्केलिंग क्या होती है। क्योंकि उस समय पुराना पैटर्न था, पुराने पैटर्न में 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, यानी कि आपको ऑप्शनल के 2 सब्जेक्ट लेते थे और वहां पर स्केलिंग होती थी। स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आज आप देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, लगभग सेम फंडा था कि स्केलिंग में भी यही था कि सभी सब्जेक्टों को बराबर कर देना और इस प्रोसेस के अंदर एक कोई मैथमेटिकल एक फॉर्मूला यूज करना जिसके साथ हम सभी सब्जेक्टों को एक इक्वल रेंज में लाकर सभी स्टूडेंटों को नंबर हम आगे पीछे करके बना पाए। कहने का मतलब था कि सभी सब्जेक्टों को बराबर कर देना, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स और हिस्ट्री को बराबर कर देना, या कोई सब्जेक्ट मुश्किल आया है और कोई आसान आया है तो उसको बराबर कर देना, ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले के माध्यम से किया जाता है। अब ये थोड़ा ट्रिकी मामला है, लेकिन फिर भी ये चीजें होती रही हैं और इसके लिए कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह का फॉर्मूला होता है, वो किया जाता है। और उस समय क्या था कि स्केलिंग में ये होता था कि मान लीजिए आपके 100 नंबर आए हैं 200 में से, तो स्केलिंग में कभी कभी ऐसा होता था कि आपके 100 एक्चुअल 100 नंबर आए हैं, स्केलिंग में 110 होगा, 115 होगा, 120 भी हो गए, ठीक है। या कभी आपके 120 आए हैं तो घट के वो 100 हो गए। बताया जाता था कि अगर आपके एवरेज नंबर से ज्यादा हैं, यानी कि मान लीजिए कि सभी स्टूडेंट ने पेपर दिया और नंबर एवरेज आ रहा है 100 और आपके एवरेज से ज्यादा है तो आप पॉजिटिव में रहोगे, और अगर आपके एवरेज से कम है तो आप नेगेटिव में रहोगे, ऐसा कहा जाता था। और हम लोग इस यही मान के चलते थे कि हमें किसी तरह से एवरेज से ऊपर रहना है जिससे कि हम प्लस में रहें। जब सीबीआई के पास ये रिपोर्ट आई और सीबीआई ने स्केलिंग पे जांच करना शुरू की, तो उन्होंने आयोग से कुछ सवाल पूछे। अब आयोग ने जो जवाब दिए, मतलब स्केलिंग के सवाल पूछे कि भाई आप कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो। हैरानी इस बात की है कि पेपर में जो छपा था वो ये था कि आयोग ने जो उत्तर दिए स्केलिंग को लेकर, उससे सीबीआई वाले संतुष्ट नहीं थे।
वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं उससे किस तरह से सबकी बराबरी होगी, पैरिटी किस तरह से हो जाएगी। यानी कि आयोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा था, जो प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा था, वो उससे सीबीआई वाले संतुष्ट नहीं थे। यानी कि कुछ ना कुछ मैथमेटिकली कुछ ना कुछ फ्लॉ थे, गड़बड़ थी। अब सीबीआई ने जो जांच की, उसकी एक रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट जो है वो शासन को दिया भी था, ये सब खबर थी। लेकिन वो रिपोर्ट कभी भी पब्लिक में नहीं आ पाई, कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। कुछ और मैटर भी था इसके अंदर, जैसे इंटरव्यू के ऊपर था कि इंटरव्यू जो है उसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। तो इंटरव्यू उस समय 200 नंबर के होते थे। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, 2018 से पहले इंटरव्यू 200 नंबर के होते थे, और वहां पर बड़ा एक मैटर आता था कि इंटरव्यू में नंबर कितने मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ खास लोगों को कुछ थोड़ा सा अपर साइड में मिलता था, जैसे कि 80 टू 140 के बीच में एक रेंज रखी जाती है, मोटा मोटा समझिए इस बात को। ठीक है, तो 80 टू 140, 80 से कम नहीं देना, 140 से ज्यादा नहीं देना। अगर 140 से ज्यादा देंगे तो रिमार्क लिखना पड़ता था कि भाई आपने इसमें क्या ऐसा टैलेंट देख लिया कि इसको 40 से ज्यादा दे रहे हो, या 80 से कम दिया तो रिमार्क लिखना पड़ता था कि इसको इतना कम क्यों दे रहे हो, क्या इसमें खराबी है इसके अंदर। तो फॉर सेफर साइड आयोग क्या करता था कि अगर सो कॉल्ड, मैं यहां पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नंबर जो थे 139, 138, 140 के ये रहता कि रिमार्क लिखना होना पड़े और मैक्सिमम नंबर मिल जाए। ठीक है, और बाकी जो नॉर्मल लोग होते थे उनको 105, 110, 115 ऐसे आया करते थे। अब ये बात भी आयोग आया, जो सीबीआई की जांच थी उसमें ये बात आई थी। हम लोगों को उम्मीद थी कि सरकार जो है इस जांच को जो है वो ओपन करेगी, और ओपन करने के बाद जो भी आयोग के अंदर बदलाव हैं उसको बदलाव करेगी, मतलब जो भी बदलाव करने चाहिए और बराबरी करने के लिए वो करेगी। लेकिन उस समय सरकार, अखिलेश गवर्नमेंट सरकार थी, उन्होंने कुछ फैसला नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद 17 में वो चले भी गए। ठीक है, हमें बड़ी उम्मीद थी कि योगी जी आ रहे हैं तो योगी जी कुछ सुधार करेंगे, तो योगी जी आए, उन्होंने सुधार किया। क्या किया? उन्होंने इंटरव्यू 200 की जगह 100 कर दिया। यानी इंटरव्यू जो आज 100 नंबर का देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं उस सीबीआई जांच का ही नतीजा है, जब आज इंटरव्यू से आपके सिर्फ 100 नंबर का है। कि जहां पर धांधली होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, जहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है, तो वहां पर चीजों को बराबर करने की कोशिश की है, 200 की जगह 100 कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद और सुधार हुआ, उसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट हट गए, ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिए गए। ठीक है, और कोशिश की गई कि भाई एक ही तरह का पेपर रहे, एक ही जैसा पेपर रहे, जिससे कि जो अच्छा करे वो सिलेक्शन कर आ जाए। क्योंकि अब ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने में जो जो आपको तर्क दिए जा रहे थे वो यही दिए जा रहे थे कि स्केलिंग में बहुत दिक्कत रहती है, स्केलिंग हटा देनी चाहिए। और वही हुआ कि सरकार ने सपोर्ट किया स्टूडेंट को और उन्होंने ऑप्शनल हटा दिए और जीएस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं रही। अब फिर से बैक टू स्क्वायर वन, यानी फिर से शुरुआत क्या हो रही है कि प्री के अंदर अब नॉर्मलाइजेशन का खेल आ रहा है। और यकीन मानिएगा कि आयोग ने जो फॉर्मूला बनाया होगा ना, वो फॉर्मूला मतलब ऐसा होगा कि वो 100% ना वो सबको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। मतलब ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा आयोग के साथ, कि वो जो भी फॉर्मूला बनाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इंटेंशनली गड़बड़ करेंगे, लेकिन सम हाउ फ्लॉज हो जाते हैं। ये बहुत ट्रिकी मैटर है, हो जाते हैं, हमने बाकी पेपरों में देखा है। और यहां पर भी अगर ये चीज लागू होती है नॉर्मलाइजेशन, आपको नहीं पता लगेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको लगेगा हाँ भाई मैंने अच्छा करके आ गया हो। आपका लिस्ट में नाम नहीं आया तो कितना भी अच्छा पेपर आपने उम्मीद की होगी अच्छा करके आए, नहीं आएगा, क्योंकि चीजें आपके हाथ में नहीं रहेगी, किसी के हाथ में नहीं रहेगी। वो जो फॉर्मूला बनाएंगे जिसके अंदर फ्लॉज होगा, फॉर्मूला अपने आप में ही फ्लॉ होता है, उसमें फिर किस्मत पे चला जाता मामला। ठीक है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है यूपीपीसीएस प्री के अंदर, तो चीजें मुझे लगता नहीं कि बहुत ट्रांसपेरेंट रहेंगी, और ऐसा मैंने इतिहास में देखा हुआ है। मैं तो इस बात का बहुत विरोध करता हूं। ठीक है, मैं तो काफी ज्यादा विरोध करता हूं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि सरकार के पास ऐसी बातें जाएं, हम लोग सब लोग मिलकर सरकार से बात करें। ठीक है, उनको अपनी बातें बताएं कि ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, प्लीज दोबारा रिपीट मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से तो हमने यूपीपीसीएस को हमने थोड़ा सुधार करके बराबर लाने की कोशिश की है। नहीं तो कभी पता लग रहा है कि इंटरव्यू में किसी को ज्यादा नंबर मिले जा रहे हैं, कभी स्केलिंग में किसी को ज्यादा नंबर मिले जा रहे हैं, पता किसी को यूपीएससी वाले हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो चुकी, हम सब भुक्तभोगी रह चुके हैं, अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साल हमने बर्बाद किए हैं। ठीक है, तो अब आगे से गलतियां फिर से ना हो, तो इस चीज का विरोध सबको करना चाहिए, और सब बैठकर जितने भी मैं स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, सब लोग मिलकर अपनी बात ठीक से सरकार, प्रशासन आयोग तक पहुंचाएं और बोलें कि प्लीज ना करो। आप पेपर भले ही कुछ दिनों के बाद डिले कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फिर से पेपर ले लेंगे। सरकार ये बोल रही है कि भाई उनके पास स्कूल नहीं है। ठीक है, स्कूल्स नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल
क्योंकि आरओ पेपर जो है प्राइवेट स्कूल से लीक हुआ था, सारे प्राइवेट स्कूल को उन्होंने बैन कर दिया है, सरकारी स्कूल को उन्होंने कर रखा। सरकारी स्कूल ज्यादा है नहीं, तो उनके पास कोई मतलब डेटा भी नहीं है कि कितने सरकारी स्कूल है, तो दिक्कत आ रही है। माना कि ठीक है थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन ये जो लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, मानता हूं कि आयोग का ये पॉइंट होगा कि हम 5 लाख लोगों को, शायद सरकारी, इतने सारे सरकारी स्कूल नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक क्लास के प्राइवेट स्कूल हैं तो उसको भाई, जिनका रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आप क्यों गली मोहल्लों वाले प्राइवेट स्कूल में डाल देते हो? ऐसे घटिया घटिया जगह पे पेपर देकर आए हम, ऐसे घटिया जगह जहां पानी पीना नसीब नहीं होता, मतलब ऑटो वालों को भी पता नहीं होता था कि कहां पर स्कूल है, गूगल मैप भी ढूंढो तो पता नहीं लग पाता था, ऐसे जगह पर आयोग ने पेपर करवाया है। ठीक है, तो 5 लाख लोग ज्यादा नहीं होते, 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो आप एक क्लास के जो होते हैं प्राइवेट स्कूल, उनको तो इन्वॉल्व कर सकते हो, वो कॉलेज को इन्वॉल्व कर सकते हो जिनकी रेपुटेशन अच्छी रही है। ठीक है, तो किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट इंटेंशन से होना चाहिए। ये शॉर्टकट्स ना, ये अल्टीमेटली बाद में ये क्या होगा, तो क्या होगा, पेपर हो जाएगा, आयोग लिस्ट भी निकाल देगा, प्री मेंस हो जाएगा, उसके बाद कुछ लोग चले जाएंगे कोर्ट में। तो जो पहले इतिहास था कि लोग पेपर देते थे, सिलेक्शन पाते थे, वो जो असफल होते थे लोग कोर्ट में जाते थे, तो ये प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी और फिर चीजें लटकना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो इस बात को बहुत विरोध कर रहा हूं, आप लोग इस बात का विरोध कीजिए, एक रास्ता निकालते हैं अपनी बात को सही तरीके से पहुंचाने का। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने की कोशिश कीजिएगा, किस तरह से अपनी बात हम सहजता से, ठीक तरीके से शासन प्रशासन को पहुंचाएं, जिससे कि किसी का नुकसान ना हो, ना आयोग का नुकसान हो, ना शासन प्रशासन का नुकसान हो, ना पैसे का नुकसान हो, ना स्टूडेंट का नुकसान हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।